स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस लेक्चर में, और हम लोग रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट बेसिक्स क्या होता है, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं रिजिड बॉडी में वो कैसे रहते हैं। ठीक है, इन सब बातों की बात हमने कर ली थी, तो आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो डेरिवेशंस रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशंस में क्या क्या आ जाएगा। तो रिजिड बॉडी जो कंटिन्यूअस बॉडीज है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, या फिर एक सर्कुलर डिस्क है, या फिर एक स्फेयर है, या हॉलो स्फेयर है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिराइव करके बताओ, तो उसको आप कैसे करोगे। तो आज का लेक्चर कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड है। एक एक करके सारे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिराइव करेंगे, और फिर डेरिवेशन के बाद आपको वो नोट करना है कॉपी में, और सिंपली उसी तरीके को एग्जाम में पूछे जाने पर लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला जो था, और एक साइन थीटा का इंटीग्रेशन और x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप आई बटन पे क्लिक करके मैथमेटिकल टूल्स जिसमें कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो बेसिक मैथ्स यूज होता है फिजिक्स में, उसकी लेक्चर भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए यूनिफॉर्म रॉड का, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं ज़्यादा मोटा कहीं ज़्यादा पतला ऐसा कुछ नहीं है, थ्रू आउट सेम यूनिफॉर्म मास हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा डेंसिटी कहीं कम डेंसिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया यूनिफॉर्म रॉड। इसीलिए क्या बोला गया, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड कहने का मतलब हो गया दैट कि आपकी रॉड जो है वहाँ पर डेंसिटी थ्रू आउट जो है कांस्टेंट लेनी है, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म का। ठीक, अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हो जाएगा, तो जैसे ये रॉड है तो इसमें बीच से एक लाइन ऐसे ऐसे मीन्स इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए और बीच से बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब कि आपका जो रॉड होगा वो रॉड ऐसा होगा। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ पर ऐसे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसके अबाउट रॉड को घुमाना है। ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट रॉड जो है ऐसे घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कितना होना चाहिए निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ठीक है, अब यहाँ पर ये I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। r क्या है, तो r आपका डिस्टेंस ऑफ द मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा उससे कितना दूरी पे ये dm मास है, और इस तरह के बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं तो इंटीग्रेशन लग जाता है। जैसे कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, दो पार्टिकल रहेगा तो m1 r1 m2 r2 स्क्वायर, तीन पार्टिकल रहेगा तो m3 r3 स्क्वायर। तो अगर बॉडी कंटिन्यूअस हो, मतलब कि बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं है बॉडी, अगर बीच में बॉडी कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ना निकाल करके आप एक बार एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकाल दो और उसको इंटीग्रेट कर दो कुछ लिमिट पुट करके, मतलब कि आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। मीन्स अगर एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके वैसे वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐड करते चले जाएं, जिसे मैथ्स की भाषा में इंटीग्रेशन कहा गया, तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो वही करेंगे।
यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस रॉड में, ठीक है। इस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेने वाले हैं और मान लो कि वो एलिमेंट यहाँ पर है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एक पार्टिकल टाइप का एलिमेंट हमने यहाँ पर, बहुत छोटा सा पार्टिकल टाइप का एक एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। तो इसकी जानकारी ये है कि इसकी थिकनेस है, कितनी है, तो इसकी थिकनेस जो है वो है dx। एलिमेंट लेने के बाद क्या करना है, तो इसकी दूरी भी पता कर लेते हैं। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे ये कितना दूर है, तो मान लो x दूरी पे, ठीक। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मतलब डेरिवेशन जो करने जा रहे हैं उसमें गिवन डेटा क्या क्या ले रहे हैं। तो गिवन क्या क्या गिवन है, तो मास ऑफ रॉड गिवन है। क्या है, मास ऑफ रॉड। मास ऑफ रॉड कितना है, m, और लेंथ ऑफ रॉड गिवन है, कितना है, लेंथ ऑफ रॉड गिवन है आपको, वो है l। ये पूरा मास और लेंथ ऑफ द रॉड आपको दिया हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर इस एलिमेंट की मास ली जाए तो मास ऑफ दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान से देखना आप कि आपका L लेंथ के लिए मास कितना है, m है, तो 1 लेंथ के लिए कितना होगा, m/l, है ना। तो आपका इसका लेंथ कितना है भाई, थिकनेस dx, तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, m/l dx। ये मास है आपका, और इस मास को हम लोग क्या दे रहे हैं, ये dm है, ठीक है। ये जो मास है ना, ये dm हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। ये कैसे हुआ, तो जैसे आप सपोज करो चीनी खरीदने जाते हो, तो 20 रुपए में आपको अगर 1 किलो चीनी देता है तो 10 रुपए में आधा किलो देगा। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड लगाया कि L लेंथ के लिए मास m है, तो 1 लेंथ के लिए m/l होना चाहिए, तो dx लेंथ के लिए m/l dx होना चाहिए, है ना। ये यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया। तो मास ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू dm विच इज इक्वल टू m/l dx। ये मास है, ठीक ना, ये मास है। इतना करने के बाद आप एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट हम मान लेते हैं di, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए di। तो di इज इक्वल टू मास कितना है, dm है, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना, x, तो ये हो जाएगा x² dm विच इज इक्वल टू m/l dx, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया है। अगर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता चल गया, अगर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता चल गया, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जुड़ते चले जाएंगे, 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 तो क्या आपको पूरा कंप्लीट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल जाएगा, हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर di को इंटीग्रेट कर दें तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड मिल जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ लिखो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, कंप्लीट रॉड, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di मीन्स x² dx m/l, सो m/l x² dx। अब यहाँ पर देखना है कि वेरिएबल कौन है, क्या वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। अगर हमारी
अगर हमारी एलिमेंट यहाँ पर है तो क्या x सेम होगा? नहीं, x बढ़ जाएगा। अगर हमारी एलिमेंट यहाँ पर है तो x कम है। तो ये जो x स्क्वायर dx देख रहे हो ये हमारा वेरिएबल टर्म है, मतलब कि एलिमेंट के अनुसार इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगी। तो अगर एलिमेंट के अनुसार इसकी वैल्यू चेंज कर जाएगी तो ये आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन मास और लेंथ ये तो कांस्टेंट है भाई। अब एलिमेंट कहीं भी लो, मास ऑफ द रॉड थोड़ी बदल जाएगा, आप लेंथ जो है थोड़ी बदल जाएगा, है ना। मास और लेंथ जो है ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो m/l बाहर आ गया, हो गया x स्क्वायर dx। अब लिमिट पुट करना है ताकि हमें पता चले कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए, रॉड कंप्लीट। तो देखो x की मिनिमम वैल्यू ये बीच में है, तो यहाँ तक अगर जाओ तो x की इधर वैल्यू हो सकती है -l/2, और अगर इधर जाते हो, इससे इधर जाते हो तो +l/2, क्योंकि ये बीच में ओरिजिन माना ना आपने, तो इसके इधर नेगेटिव उसके उधर पॉजिटिव, इधर l/2 उधर l/2, टोटल l, है ना। तो इसीलिए लिमिट जो होगा -l/2 से लेकर के +l/2 तक होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ये नोट कर लो फिर आगे करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, तो I = m/l कांस्टेंट x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लिमिट हो जाएगा -l/2 से लेकर के +l/2। ठीक है, ये x² dx जो है ना, इस फॉर्मूला पे x⁴n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। n के जगह पर 2 है तो x³ 3 हो गया। अब लिमिट की वैल्यूज रख दो। सो m/l l³ देखो 2 2 2 8 × 3 24 माइनस माइनस प्लस l³ 24, तो यहाँ से I = हो जाएगा ml² 12। और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका आंसर हो गया I = ml² 12। ठीक है, तो ऐसे करके आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड निकाल दिया। सो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एन एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपके पास एक, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आप इस तरह से देखो, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट में ये सेंटर हो गया, इस सेंटर में लाइन ऐसे जाएगा और इस एज के लाइन ये पैरेलल है ना, सेंटर से पास हो गया। तो रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एज, ये एज है, उससे लाइन ये पैरेलल जाएगा और सेंटर से पास करेगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमें चाहिए, तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, है ना, सोचने वाली बात है। तो देखो ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक। इसमें हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एज के पैरेलल भी है और सेंटर से भी पास कर रही है। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लो। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइड क्या गिवन, क्या क्या है, तो गिवन है मास ऑफ प्लेट इज इक्वल टू m, ये गिवन है, एंड लेंथ इज इक्वल टू l और ब्रेड्थ इज इक्वल टू b, ये गिवन है,
ये डेटा आपको क्वेश्चन में या डेरिवेशन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देना होगा, लिमिट देख लेना होगा, फिर से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सेम तरीका है, थोड़ा जल्दी में करेंगे, है ना। तो एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसकी थिकनेस मान लो है dx, ठीक है। ये कितनी दूरी पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x। इसकी मास क्या हो जाएगी, देखो अगर इसकी एरिया की बात करो तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है L इंटू बी, तो L इंटू बी एरिया के लिए आपका मास कितना m है, तो 1 एरिया के लिए मास कितना होगा m/l अपॉन बी, m/lb। तो इस एलिमेंट का एरिया कितना है, तो इस एलिमेंट का एरिया है, ये लेंथ कितना b और थिकनेस dx, तो b dx के लिए मास कितना हो जाएगा m/lb इंटू बी dx, जो कि हो जाएगा m अपॉन l इंटू dx। ये आपका मास है, dm है। तो इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di विच इज़ इक्वल टू mr स्क्वायर या फिर r स्क्वायर m dm। तो कितना दूरी है x स्क्वायर, कितना मास है m/l dx, कहाँ से कहाँ तक, इसके इधर l/2 माइनस में और इसके उधर l/2 प्लस में, फिर से इंटीग्रेट करके लिमिट रखो। सो m/l कांस्टेंट, x स्क्वायर dx का हो जाएगा x³ माइनस l/2 से लेकर के प्लस l/2, सो m अपॉन l, फिर से वही आ गया l³/24 प्लस l³/24 हो जाएगा ml²/12। सो I इज इक्वल टू ml²/12। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके लिए आ गया। आप बोलोगे सर सेम आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हाँ ध्यान देना कि इस केस में आपकी ब्रेड्थ की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। पिछले केस में रॉड में जो ब्रेड्थ था वो नेग्लिजिबल था, केवल लेंथ की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई आदमी आकर के पूछ दे कि भैया बता दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, है ना, हो सकता है ना, तो उसके लिए ये लेंथ लेना और कितना बोलना mb²/12, समझ गए। तो वहाँ पर लेंथ की मायने रखती है, इसके अबाउट लिया था तो ये लेंथ है l, इसीलिए ml²/12। अभी अगर इसके अबाउट लेना है तो ये लेंथ b है, इसीलिए mb²/12। तो ये दिमाग में रखना, काम तुम्हारा हो जाएगा, नोट कर लो इसको भी। अगला जो पार्ट तुम यहाँ पर देख पा रहे हो ये तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखो। दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। कहने का मतलब कि जैसे ये देखो, ये मान लो कि रिंग है, ठीक है। ऐसे रिंग रेक्टेंगल में भी मैंने यही एग्जांपल दिया था, अभी रिंग में भी यही दे रहा हूँ क्योंकि और अभी कुछ मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो मान लो ये रिंग है, इस तरह से ये इसका प्लेन कहलाएगा, ठीक है। ये जो रिंग होगा ना, ये इसका प्लेन है, ये सेंटर से जाने वाली एक लाइन होगी ऐसे, इसके अबाउट ये घूम सकता है। तो इसके अबाउट जब ये घूम सकता है, मैं बता देना चाहता हूँ दैट आप अगर चाहो तो ये स्टडी मटेरियल जो है आप जा कर के आप हमारे जो books.adventure.in है उससे जा कर के डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखो, तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा था दैट कि यहाँ पर ये जो रिंग है वो इस तरह से है, ये प्लेन है उसका, और इस प्लेन में ये जो है आपका एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से रिंग घूमेगा। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखो, ये रिंग हो गया और इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। 3D डायग्राम बनाया। अगर फ्रंट से देखो, सामने से देखो, ऊपर से देखो तो आपको रिंग ऐसा दिखेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से सेंटर से ऐसे जाएगा। ये रिंग है। अभी गिवन क्या है, तो गिवन है मास ऑफ द रिंग गिवन है, वो m ले रहे, और रेडियस ऑफ द रिंग गिवन है जो कि हम लोग r ले रहे हैं। अब यहाँ पर फिर एक एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट लिया हमने, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो मान लो dx है।
तो इसकी रेडियस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी r। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो हो जाएगा r² dm, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। अब ध्यान दो यहाँ पे कि अगर ये एलिमेंट dm या dx थिकनेस वाली या dm मास वाली एलिमेंट अगर यहाँ नहीं होती, यहाँ पे होती, तो उसके लिए r वही होता। अगर वो एलिमेंट यहाँ पे होती तो उसके लिए भी r वही होता। अगर वो एलिमेंट यहाँ पे होती तो उसके लिए भी r वही होता। मतलब ये r आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, r आपका कांस्टेंट हो जा रहा है। तो आप यहाँ से r² को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो r² बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dm, अगर आप dm ऐड करते जाओ, मतलब कि मास आपको टोटल मिल जाएगी ना रिंग की। आप बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट के मास को ऐड करोगे तो टोटल मास ऑफ द रिंग मिल जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा mr²। कहने का मतलब कि इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस सिचुएशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr², ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया, बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगला हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, सर्कुलर प्लेट एक्सिस वही रहेगी जो अभी पिछले रिंग में हमने किया था। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस, कहने का मतलब कि आपका जो डिस्क होगा इस तरह से होगा और एक्सिस ऐसे रहेगा। ये पूरा डिस्क है आपका, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट निकालना है। तो फिर से हमारा काम, पहला काम एलिमेंट लेना है। एलिमेंट लेना है तो आप एलिमेंट ले लो इस तरह से, है ना, इस तरह से एक पतला सा स्ट्रिप बना दो, है ना, और ये बिल्कुल रिंग टाइप का होगा, और ये कितनी दूरी पे होगा, x दूरी पे होगा, और इसकी थिकनेस कितनी ले रहे हैं हम लोग। सपोज करो इसकी जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाली थिकनेस जो है ये मान लो dx ले रहे हैं। तो अब इसकी मास भी कैलकुलेट करनी होगी, स्टेप वाइज जाओ, सारा में एक ही स्टेप रहेगा, सारा में एक ही तरीका रहेगा। तो देखो यहाँ पर मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और पूरा जो एरिया है हमारा है πr², इसके लिए मास जो है वो m है। तो πr² के लिए मास कितना m है, तो 1 के लिए मास कितना होगा, 1 यूनिट के लिए m/πr²। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो एलिमेंट आपने लिया है ये एक रिंग फॉर्म में है, लेकिन अगर इसे ब्रेक करके खींच दो, लंबा कर दो, तो ये आपका एक स्ट्रिप टाइप का ऐसा बन जाएगा, और इसे घुमा के वापस से रिंग बना सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी 2πx हो जाएगी, और इसकी थिकनेस हो जाएगी dx। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी 2πx dx, और इसके लिए जो आपका यहाँ पर होगा मास वो हो जाएगा m/πr² इंटू 2πx dx। ये आपका मास है। तो dm इक्वल टू आप लिख देना, क्या लिख देना, पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 2mx dx अपॉन r²। ये आपका जो है मास आ गया, इस एलिमेंट के लिए मास इतना हमारा दिया हुआ है। अब एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है कि अगर हमें इस एलिमेंट का मास पता है, हमें इस एलिमेंट का डिस्टेंस पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di = r² dm, जहाँ पर r² क्या था, तो r² था डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है x। सो x² dm कितना है 2mx dx अपॉन r²। अब इसे अगर इंटीग्रेट कर दे हम लोग तो i निकल जाएगा। सो i = इंटीग्रेशन ऑफ 2m अपॉन r², ये कांस्टेंट वाला है, और इधर x³ dx, जिसकी लिमिट मिनिमम यहाँ से चालू होकर के मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी। सो 0 से लेकर के r तक इसका लिमिट होना चाहिए। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, सो 2m अपॉन r² x³ dx मीन्स x⁴/4 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके r तक। अब अगला काम, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, लास्ट स्टेप रहेगा कि आप लिमिट की वैल्यू बैठा दो। तो यहाँ पर i = हो जाएगा 2m अपॉन r² x⁴/4 मीन्स r4/4 -0।
तो ये आपका एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपको यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए। आई इक्वल टू याद रखना है एम आर स्क्वायर बाई 2, और किस एक्सिस के अबाउट निकाला है वो भी याद रखना है। सारे एक्सिस के अबाउट सेम नहीं होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था दैट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बदलने से बदल जाता है, तो इसीलिए हर एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 लेना है, ठीक है। इससे पहले एम आर स्क्वायर उसी एक्सिस के अबाउट, उससे पहले एम एल स्क्वायर बाई 12 उसी एक्सिस के अबाउट, समझ गए। तो जो एक्सिस के अबाउट डेरिवेशन कर रहे हो आपको वही याद रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस। हॉलो सिलेंडर के लिए वही सेम होगा जो रिंग के लिए लिखा था एम आर स्क्वायर, ठीक है। वो डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं, सेम मेथड वही मेथड जो आपका हॉलो सिलेंडर होगा ना, इस तरह से उसे आप ऐसे दबा दो तो वो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। जैसे ये आपका हॉलो सिलेंडर है ना, ऐसे उसे ऐसे पुश करो क्या बनेगा, रिंग। सेम तरीका बस ही कर लेना है ना, कोई उसमें अलग तरीका करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। वो जैसा रिंग में किया वैसा हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में भी वही तरीका होगा दैट कि आप अगर एक सॉलिड सिलेंडर इस तरह से लेते हो, उसे ऊपर से नीचे से प्रेस करते हो तो क्या बन जाएगा, डिस्क। तो सेम देखना इसमें भी वही आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 जो लाया था हमने डिस्क में वही सेम इसमें आना चाहिए। तो देखो हमारा जो सिलेंडर होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसा सॉलिड सिलेंडर, और ये बीच से सेंटर से जाता हुआ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है। अब यहाँ पर क्या करो कि एक एलिमेंट ले लो पतला सा, इस तरह से यहाँ से, इस तरह से यहाँ से, और पूरा यहाँ तक अंदर में एक एलिमेंट ले लिया, और ये शेल टाइप का होगा। इसे अगर तुम सिर्फ एलिमेंट को अगर यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें ये एक हॉलो सिलेंडर की तरह से दिखेगा। अगर सिर्फ एलिमेंट को देखते हो तो पूरा तो सॉलिड सिलेंडर है ना, लेकिन जो एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट तुम्हारा यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है। उस हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, उस हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर। तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो बहुत सारे हॉलो सिलेंडर मिलाते जाओ, हॉलो सिलेंडर छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो पूरा एक सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो सेम वही तरीका करना है। तो मान लो कि यहाँ पर जो हॉलो सिलेंडर तुमने लिया है इसकी रेडियस है एक्स, इसकी रेडियस कितनी है x। अब इसकी कुछ थिकनेस भी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है यह है dx, और ये जो लेंथ है तुम्हारा l लेंथ है मान लो पूरा। अब यहाँ पर देखो अगर इसकी पूरी वॉल्यूम की बात की जाए तो उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसे अगर पूरी वॉल्यूम की अगर बात करो तो पूरी जो यहाँ पर तुम्हारी सॉलिड सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम है, रेडियस हमने लिया है r और हाइट है l, तो पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम के लिए टोटल मास m है। तो 1 वॉल्यूम के लिए हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो इसकी वॉल्यूम, इस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, तो इस वाले एलिमेंट की वॉल्यूम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो देखो इस एलिमेंट की वॉल्यूम ऐसे निकालो, सो 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू हाइट एल, ठीक है, 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू हाइट एल। अब जैसे देखो सपोज करो कि मान लो ये तुम्हारा जो है ये इस तरह से मुड़ा हुआ है ना, ये हॉलो सिलेंडर है। अभी इस हॉलो सिलेंडर में इसकी हमने थिकनेस, ये रेडियस कितनी ली है x, तो इसकी रेडियस x है। तो इसकी रेडियस अगर x है तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई x, क्लियर है, 2 पाई x। और अगर हम इसे 2 पाई x को ऐसे खोल दें तो ये एक क्या बन जाएगा, ये आपका एक क्यूबॉइड टाइप का बनेगा ना। तो क्यूबॉइड टाइप का बनेगा तो ये लेंथ हो गया 2 पाई x, ये हो गया l, और थिकनेस हो गया dx। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, समझ रहे हो। फिर से देखो नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर तुम्हें ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, इस तरह से हॉलो सिलेंडर जो है इसको अगर x इसकी रेडियस है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई x। इसे खोल दो इस तरह से, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया 2 पाई x, ये हाइट थिकनेस है इसका dx, और लेंथ है l। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करो ना, तो वही तो किया, 2 पाई x dx इंटू l, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम हमें पता चल गई, इस वाले हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम जो है हमें पता चल गई दैट कि ये है 2 पाई x dx इंटू l। तो
तो इसकी मास हो जाएगी m/πr²L, ये आपका यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, सो 2πx dx। अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सो पाई कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, सो dm आपका पता चल गया। dm कितना हो गया 2mx dx/r²L। ये आपका जो है ना यहाँ पर मास ऑफ द एलिमेंट आ चुका है। अब मास ऑफ द एलिमेंट जैसे ही आ गया तो वो एलिमेंट आपका कैसा है, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। सो एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया di = mr², जो कि है x डिस्टेंस पे, सो x², रेडियस x है, और इंटू dm 2mx dx/r²L। ठीक है, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लो, सो 2m/r²L जो है बाहर आ गया, और x³ dx का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है, x और यहाँ x², x³ dx। लिमिट जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ x यहाँ होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ होनी चाहिए, मतलब कि 0 से लेके r तक। तो ये आपका आ जाएगा I = 2m/r²L। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका L है, ठीक है, πr²L, और यहाँ पर जो L है ये कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया 2m/r² x³ dx, जो हो जाएगा x4/4। तो ये आपका आ गया 2m, 0 से लेके लिमिट r तक रख देना, सो 2m/r² r4/4। अभी देखो फिर से सेम रिंग वाला आ गया ना, r² एक कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, सो mr²/2। देखो तो ये जो है इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा I = mr²/2। सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही बात करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तुम्हारा आंसर जो है बदल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। हॉलो स्फीयर लेना है, डायमीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका डेरिवेशन करके बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये हॉलो स्फीयर है, अंदर से पूरा खोखला है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे डायमीटर से पास हो रहा है और ये ऐसे घूम सकते हैं। अब बात आएगा कि इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मेथड सब में मैंने सेम बताया, कोई ये अलग मेथड वो अलग मेथड नहीं। पहले लेना है एलिमेंट, फिर उसका देखना है कि मास जो है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे रॉड के केस में आपका मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था, सेकेंड डिस्क के केस में मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपका सॉलिड ये सिलेंडर के केस में मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पर मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास यहाँ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको पता है दैट कि अगर 4πr मास इसकी गिवन है m और इसकी जो रेडियस है वो गिवन है r। ठीक है, अगर मान लो 4πr² की बात करो तो इसकी मास कितनी है, तो इसकी मास m है, तो 1 की मास कितनी होगी, तो m/4πr²। तो अब यहाँ पर पहले तो हमें एक एलिमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो मान लो कि जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि वो रिंग हो, तो ये पूरा गोल घुमा के ऐसे एक रिंग एलिमेंट यहाँ से काट के निकाल दो। ये पीछे पार्ट रहेगा, ये आगे रहेगा, ये रिंग टाइप का बना लो। ये सेंटर है ना, ये सेंटर से रेडियस इसकी r है और मान लो थिकनेस जो है एंगल में है, यहाँ पे ये थिकनेस जो देख रहे हो ना, इस एलिमेंट की थिकनेस जो है ये एंगल में है और इसकी थिकनेस है d θ। ठीक है, और ये d θ थिकनेस है, मतलब कि ये जो रिंग है इस तरह से है और उस रिंग की जो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर थिकनेस है, वो है d θ। अब यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी ये वाली, अगर ये r है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल मान लो थीटा ले रहे तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये r है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा r sin थीटा और बेस हो जाएगा r cos थीटा। तो ये दो लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है पता चल गया, ये एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि आपको इसकी जो लेंथ है, थिकनेस है, वो कितनी होनी चाहिए, तो d θ इसका एंगुलर विड्थ है और r इसकी
रेडियस है तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पर आर्क लेंथ जो है, जो थिकनेस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। लेंथ, एंगुलर विड्थ नहीं, लेंथ आर डी थीटा। इतना सारा करने के बाद अब ध्यान दो कि इसको अगर अलग से देखें तो ऐसा दिखेगा एलिमेंट, है ना, जिसमें थिकनेस है आर डी थीटा, ये आर डी थीटा थिकनेस है, रेडियस है आर साइन थीटा। तो ये जो लेंथ सरकमफेरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा। सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है। सरकमफेरेंस अगर 2 पाई आर साइन थीटा है और थिकनेस आर डी थीटा है तो ये एरिया हो गया, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ हो गया 2 पाई आर साइन थीटा और ब्रेड्थ थिकनेस हो गया आर डी थीटा। तो ये आपका एरिया आ गया, एलिमेंट का एरिया, एरिया ऑफ एलिमेंट। अब देखो इतना करने के बाद तो 1 के लिए मास कितना है, m बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा, सो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के लिए हो जाएगा इक्वल टू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया जो है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सो डी एम इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई 2 पाई, तो 2 हो जाएगा m अपॉन 2 आर स्क्वायर कैंसिल साइन थीटा डी थीटा। ये आपका मास आ गया। तो डी एम एलिमेंट की मास हो गई m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये अभी तक हमने एलिमेंट का मास जो है यहाँ पर निकाला है। अब अपने एलिमेंट की मास निकाल ली है, साथ ही साथ एलिमेंट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है, मतलब ये रिंग टाइप का है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो उसी mr स्क्वायर को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, एक छोटा सा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, इस तरह से बहुत सारे छोटा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, मतलब कहने मतलब एक रिंग ऐसे रखो बीच में, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इधर छोटा, फिर इधर और छोटा, फिर इधर और छोटा। तो इस तरह से अगर देखो तो ये आपको एक हॉलो स्फीयर दे देगा अगर आप रिंग को इस तरह से रखते जाओ। मतलब अगर आप एक रिंग की एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ले रहे हो उसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो ना तो आपका काम हो जाएगा। तो इस वाले रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होगी वो इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, डी आई इक्वल्स टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, रेडियस इसका आर साइन थीटा इसीलिए इसका स्क्वायर, और डी एम, सो एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट जो है बाहर रखो, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, एम आर बाई 2 कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, थीटा की लिमिट हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी क्योंकि थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, ये आर स्क्वायर है यहाँ पे। सो आपका थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो थीटा वेरिएबल है तो देखो किस तरह से करोगे। मान लो आपकी थीटा यहाँ पर मिनिमम 0 है और यहाँ पर मिनिमम 90 है, मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 180 है। मतलब कि अगर आप थीटा को इस तरह से पूरा 0 से लेके पाई तक रोटेट करा दो, है ना, थीटा यहाँ पर 0, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, इस तरह से क्या होगा कि छोटा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, इस तरह से होते होते 0 से लेके पाई तक अगर थीटा घूम जाता है तो पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके पाई तक। सो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट 0 से पाई है, आप इसे ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा को अलग, फिर साइन थीटा डी थीटा को अलग। अब क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे उसका तरीका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप क्या करो ना, आप कॉस थीटा को मान लो z, सो z इक्वल्स टू कॉस थीटा, फिर दोनों तरफ थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन नहीं देखा है मैथमेटिकल टूल्स का जो वीडियो वो देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ाया गया है, आई बटन पे क्लिक करके भी तुम उसको देख सकते हो। सो डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, मीन्स डी जेड इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसको पुट करो तो देखो आपका यहाँ जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, सो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा,
है ना, और ये 0 से लेकर के पाई तक रहेगा ही रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि z बराबर कॉस थीटा है, और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर माइनस जेड डी जेड ये लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन जो है आसान हो जाएगा। अभी लिमिट पुट नहीं करना जब तक फाइनली वापस से घूमकर थीटा पे ना आ जाओ। ये नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो, अब इसे तुम ऐसे लिखो दैट mr स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, माइनस जो है उसे बाहर निकाल लो। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड को लिख सकते हैं डी जेड माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, इसे इंटीग्रेट करो तो माइनस mr स्क्वायर बाई 2 डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, और z स्क्वायर डी जेड का हो जाएगा z क्यूब बाई 3। ठीक है, अभी लिमिट नहीं रखना है। अब जो है वैल्यू जो था वो रख दो। z बराबर आपने cos थीटा लिया था ना, तो इसे रख दो cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बाई 3। अब तुम लिमिट 0 से पाई इसमें पुट कर सकते हो। सो माइनस mr स्क्वायर बाई 3 cos पाई हो जाएगा -1, cos पाई हो जाएगा -1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, cos 0 हो जाएगा 1, माइनस रख के 1, फिर माइनस माइनस प्लस cos 0 1 बाई 3। ठीक है, तो देखो -1 -2 और यहाँ 2 बाई 3। सो mr स्क्वायर बाई 3 और ये -1 -2 और 1 प्लस 1 बाई 3 2 बाई 3 3 -6 प्लस 2 बाई 3 -4 बाई 3, और बाहर में पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 2 लिखना है, 2 है ना, 2 कैरी हो रहा है, आगे 2 कैरी हो रहा है, 2 कैरी हो रहा है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हो जाएगा 2mr स्क्वायर अपॉन 3। मतलब कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आएगा I इक्वल्स टू आएगा 2mr स्क्वायर बाई 3। ये आपको याद रखना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए 2mr स्क्वायर बाई 3। अगला टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब कि पहले तो अभी हमने हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ ही लिया है, तो अब सॉलिड स्फीयर के बारे में कर लेते हैं। दैट सॉलिड स्फीयर अगर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर इस तरह से बनाया हमने, है ना, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे। एलिमेंट जो लोग हैं यहाँ पर, मास इसकी m ले रहे हैं हम लोग, मास m है, रेडियस r है। इस सॉलिड स्फीयर की मास m है, रेडियस r है। एलिमेंट जो हम लोग यहाँ लेंगे वो एलिमेंट एक शेल की तरह से आएगा, स्फेरिकल शेल, सब जगह से कटेगा ना ये, इस तरह से जो स्फेरिकल शेल एक एलिमेंट आएगा। मान लो इसका थिकनेस जो ले रहे हैं हम लोग dx ले रहे हैं, और इसकी जो रेडियस ले रहे हैं वो x ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप यहाँ पर देखोगे दैट पूरा का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। इसके लिए मास m है, तो 1 के लिए मास कितना होगा, m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम एलिमेंट का हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस dx। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया देखो, पूरा एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर रेडियस है, x रेडियस है, 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस dx, ये वॉल्यूम हो गया। सो 3m बाई 4 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। कहने का मतलब कि dm आपका निकल कर आ चुका है, dm आ चुका है 3m एक्स स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब। 4 पाई यहाँ पे कैंसल हो गया। तो dm जब आपने निकाल लिया तो ये एक स्फेरिकल शेल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे, छोटा शेल बड़ा शेल बड़ा शेल बड़ा शेल बड़ा शेल बड़ा शेल, तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो इस वजह से तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट की बात की जाए तो 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, जो m है 3m एक्स स्क्वायर dx अपॉन r क्यूब इंटू रेडियस एक्स स्क्वायर। ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर शेल जो है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला हमने लिया हॉलो स्फीयर से। अब इसे इंटीग्रेट करो। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di विच इज इक्वल्स टू 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2m बाई r क्यूब कॉन्स्टेंट है,
x4 dx, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर x4 dx, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर दैट कि ये जो लिमिट होगी x की वो 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के r तक करना पड़ेगा लिमिट। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे 2m अपॉन आर क्यूब, x4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x5/5, 0 से लेके r तक। सो 2m अपॉन आर क्यूब इंटू r5/5 माइनस 0, लिमिट बैठा दो। अभी एक आर स्क्वायर यहाँ बचेगा, बाकी 3 r कैंसिल। सो i इक्वल्स टू 2m r स्क्वायर अपॉन 5। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आंसर हो जाएगा i इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। सो i इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसे भी तुम नोट कर लो पहले। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। थ्योरम ऑफ जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो ऑन डिमांड पाइए। जो वीडियो आपको चाहिए उसको कमेंट में लिखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सर्च कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सारे वीडियोस को एक एक करके देखना चालू कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को दमदार बनाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।